इस बात पर चेतन रुका और एक पल के लिए खामोश हो गया और आगे बोला, एक बच्चा होने वाला था। तान्या ने उसकी बातों को बीच में रोकने की हिम्मत ना करते हुए अपनी पीठ सीधी कर ली। चेतन ने अभी भी उसका हाथ बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। ये सब बातें करते हुए उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तान्या उसकी आंखों में नमी भी महसूस कर रही थी। वो रुक रुक कर बोल रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि वो कितनी हिम्मत करके तान्या को ये सब बातें बता रहा है। कोमल ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। उसने केवल एक चीज मांगी थी, जो लड़की या औरत बच्चा पैदा करेगी वो मेरी पसंद की होगी और उसे मैं लेकर आऊंगी। मेरे दादा और पिता ने उसकी बात को मान लिया। कम से कम 2 दिन बाद इतने कम समय में उसने वास्तव सच में किसी को अपने पास बुलाया। चेतन ने धीरे से आह भरी। मेरी माँ उस समय बहुत छोटी थी, 20 साल की। वो असल में यहां से बहुत दूर एक छोटे से शहर में रहती थी। वो कोमल की चचेरी बहन थी। ये बात सुनते ही तान्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सोचा था कि चेतन कोमल की औलाद नहीं होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चेतन की माँ कोमल की चचेरी बहन होगी। ऐसा लग रहा था कि कोमल केवल ऊपरी तौर पर जायसवाल फैमिली के सुझाव से सहमत थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि अपने पद पर बने रहने के लिए उसने अपनी चचेरी बहन को आग के कुंड में धकेल दिया हो। चेतन को तान्या के सदमे का आभास नहीं हुआ था और उसने बोलना जारी रखा। शुरुआत में सिर्फ मेरी माँ हेल्प करने के इरादे से उनके घर में रहती थी, लेकिन मेरी माँ को उनकी प्लानिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और एक रात कोमल ने नशे में डूबे मेरे पापा को बेडरूम तक पहुंचने में उनकी मदद की और उन पर कुछ ऐसा जादू किया कि वो उसके वश में हो गए। ये बोलते हुए चेतन ने धीरे से अपने हाथों को भींच लिया। उसकी बाहों की मांसपेशियां तनाव से तनी हुई दिखाई दे रही थी। कुछ पल रुककर चेतन ने आगे बोलना शुरू किया। बाद में जब मेरी माँ ने जायसवाल परिवार को छोड़ना चाहा, तो उन्हें कोमल और कांतिलाल जायसवाल यानी कि मेरे पापा ने तहखाने में बंद कर दिया, जहां पूरे दिन सूरज की रोशनी नहीं होती थी। बहुत जल्द वहां मेरा जन्म हुआ। यह बोलते हुए चेतन बहुत भावुक हो गया। उसके दर्द को महसूस करते हुए तान्या ने कहा, चेतन, अब इसके आगे कुछ मत कहो। बोलकर तान्या ने अपना हाथ उठाया और चेतन के हाथ के पीछे धीरे से रख दिया। तान्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चेतन का चेहरा देखे, लेकिन चेतन के दर्द को महसूस करते हुए उसका मन बहुत भारी हो रहा था। लेकिन चेतन रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बोलना फिर से जारी रखा। मेरे जन्म पर मेरे पापा और कोमल बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे मेरी माँ से छीन लिया और उन्हें वही तहखाने में ही बंद रखा। ये सुनकर तान्या ने हैरान होकर चेतन का चेहरा देखा। तभी चेतन ने धीरे से कहा, मेरे पैदा होते ही मुझे ले जाया गया था। मैं हमेशा सोचता था कि कोमल मेरी माँ है, लेकिन वो सिर्फ तभी तक मेरी माँ बनी रही जब तक कि वो खुद प्रेग्नेंट नहीं हो गई। 3 साल बाद जब कोमल प्रेग्नेंट हुई तो मुझे वापस बेसमेंट में फेंक दिया गया और तब मुझे सच्चाई का पता चला। तान्या ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में दुख के भाव थे। चेतन की बातें सुनकर बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। चेतन की बातें सीधा उसके दिल पर लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके दिल पर कोई छुरियां चला रहा हो। एक अजीब तरह की घुटन सी महसूस हो रही थी। वो चेतन को रुकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल सकी। चेतन ने फिर से कहना शुरू किया, मैं 8 साल तक तहखाने में रहा और आखिरकार कांतिलाल जायसवाल ने हमें बाहर जाने दिया, क्योंकि तब तक वो पूरी तरह कोमल के झांसे में आ चुके थे। चेतन ने एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की, मानो वो जानबूझकर अपने पिता का अपमान करना चाहता हो। लेकिन इसके तुरंत बाद चेतन का स्वर और भी अधिक दुखी हो गया। फिर अपनी माँ के साथ इधर उधर की खाक छानने के बाद आखिरकार मैं बचपन अनाथालय पहुंच गया। फिर जायसवाल परिवार के 2 बुजुर्ग हमारी तलाश में आए।
फिर चेतन ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और उससे बात करना बंद कर दिया। तान्या बड़ी मुश्किल से चेतन के जीवन की कहानी के दर्द और पीड़ा पर काबू पा सकी। यहां तक कि आंसुओं के कारण उसकी आंखें भी धुंधली हो गई थी। चेतन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। फिर उसने कहा, मैं 2 महीने तक बाहर रहा और मेरे पापा द्वारा मुझे गुप्त रूप से वापस लाया गया। मैंने अपने दिल में उनके लिए कभी अच्छी भावना नहीं रखी, लेकिन मैंने इस बात को हमेशा छुपा कर रखा। मैंने कंपनी को टेक ओवर करके उसे आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है और साथ ही मैंने उनके खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत इकट्ठा कर ली है। बाद में मुझे पता चला कि कोमल ने वो सारी चीजें ले ली है जो मेरी माँ के नाम पर थी। बोलते हुए चेतन ने अपनी पीछे से एक आसमानी रंग का बॉक्स निकाला। फिर चेतन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसने झुककर तान्या के कान पर हल्के से चूम लिया और फिर बोला, तुम्हें नहीं पता, लेकिन कोमल ने मुझे उस वक्त धमकी दी थी जब मेरी तुमसे शादी हुई थी। ये सुनकर तान्या हैरान रह गई और उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि चेतन उस वक्त मुझसे यानी कि यामिनी जिंदल से इतना गुस्सा था, और उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसीलिए वो मुझे अपना दुश्मन मानता था। ये सोचते हुए तान्या को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी पलकें झपकाई। तान्या की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, मुझे माफ कर दो। तान्या की बात सुनकर चेतन मुस्कुराया और उसने अपने हाथों में पकड़ा आसमानी रंग का बॉक्स खोला। अगले ही पल तान्या की आंखों के सामने एक डायमंड का सफेद हार दिखाई दिया। तान्या इस महंगे और खूबसूरत हार से बहुत अच्छी तरह परिचित थी, जिसे उसने पहले चेतन के लिए ठीक किया था। ये उसकी वजह से ही टूट गया था और उसने बहुत मुश्किल से इसकी मरम्मत की थी। चेतन ने वो हार निकाला और तान्या के पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे से तान्या के बालों को उसके कंधे पर सरका दिया और फिर चेतन ने तान्या के गले में वो हार पहना दिया। फिर चेतन ने धीरे से कहा, ये मेरी माँ का पसंदीदा हार हुआ करता था। ये कहकर चेतन ने उसकी नेक पर किस किया। तान्या पहले से ही रो रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और वो हार खोलकर उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उस हार में एक दिल के आकार का पेंडेंट लगा हुआ था, जिसमें फोटो लगाने के लिए एक खाली जगह थी। जब पिछली बार तान्या ने इस हार को देखा था तो वो जगह खाली थी, लेकिन अब उस पर एक तस्वीर लगी हुई थी। ये चेतन और यामिनी यानी कि तान्या की एक साथ की तस्वीर थी। अचानक चेतन ने तान्या को पीछे से गले लगा लिया और बोला, मुझे तुम्हें खोने का डर है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास बांध कर रखना चाहता हूं और मैं तुम्हें अपनी आंखों में बिठाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश की तो तुम मुझसे नफरत करोगी और मुझसे नाराज हो जाओगी। इसलिए एक बंधन के तौर पर मैं तुम्हें केवल ये हार दे सकता हूं। तुम्हें नहीं पता यामिनी, ये हार मेरे लिए कितना कीमती है। सोचो, जिस लड़की को मैंने ये दिया है वो मेरे लिए क्या मायने रखती होगी। इतनी इमोशनल बातें सुनकर तान्या की आंखों में आंसू भर आए और आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। चेतन ने अपना सिर घुमाया और उसने तान्या के होठों को चूम लिया और फिर बोला, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना और किसी भी हालत में मुझे धोखा मत देना। मुझे धोखे से सख्त नफरत है, क्योंकि मेरी माँ को भी मेरे पिता से धोखा ही मिला था और मैं अपनी जिंदगी में दोबारा धोखा नहीं देख सकता। मैं भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू लाऊं। तुम शायद अंदाजा नहीं लगा सकती, मैंने अपनी माँ को 24 घंटे रोते हुए देखा है। सच बताऊं तो मुझे आंसुओं से बहुत डर लगता है। तान्या अब अपने आंसू और अधिक नहीं रोक सकी और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो पहले ही चेतन से झूठ बोल चुकी है, जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकती थी। तान्या को उस वक्त बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो चेतन को बहुत ज्यादा दुख देने वाली थी।
तान्या इतनी जोर से रोई कि उसके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। उसमें चेतन की ओर मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तुरंत ही चेतन ने तान्या का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों को चूम लिया और उसने तान्या के चेहरे पर बह रहे आंसू पोंछे। उसकी हरकतें इतनी नम्र थी मानो वो किसी अमूल्य खजाने का ख्याल कर रहा हो। हालांकि चेतन जितना अधिक इस तरह से व्यवहार कर रहा था, तान्या का रोना उतना अधिक बढ़ता जा रहा था। तान्या ने चुपचाप हार अपने हाथ में पकड़ लिया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को निचोड़ रहा हो, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा हो। उसका चेतन के साथ रिश्ता सिर्फ झूठ पर आधारित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चेतन के दिल में इतना दर्द भरा हुआ है, जबकि आज पता चला कि वो बहुत अच्छे दिल का इंसान है। ये देखकर कि तान्या कितना दुखी होकर रो रही थी, चेतन ने घबराते हुए कहा, तुम किस लिए रो रही हो? अगर लोगों ने तुम्हें इस तरह रोते हुए देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। तान्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चुपचाप चेतन की ओर देखा। तान्या का दिल दहशत से भर गया, लेकिन फिर भी वो बोलने से खुद को रोक नहीं सकी और उसने चेतन का मन टटोलने के लिए पूछा, और अगर मैंने तुमसे कभी झूठ बोला तो? तान्या की बात पूरी होने से पहले ही चेतन ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें अलाउड ही नहीं है। ये सुनते ही तान्या का दिल जोर से कांप उठा और एक बार और हिम्मत करके उसने पूछा, मैं तो बस इस सिचुएशन की बात कह रही हूं कि क्या हो अगर। तुरंत ही चेतन ने तान्या को गंभीरता से देखा और बोला, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। ये बोलकर चेतन तान्या के ऊपर झुक गया और फिर उसने अपना सिर तान्या के माथे पर रख दिया। फिर चेतन धीरे से बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं एक बार फिर से अपने पुराने रूप में लौट जाऊं। केवल कुछ शब्दों के साथ तान्या का दिल तुरंत डूब गया। अब तान्या की हिम्मत जवाब दे गई और उसने अपनी बात जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी चेतन से हुई बात के कारण वो काफी डरी हुई थी। तान्या सोच रही थी कि अगर चेतन को पता चल गया कि उसे फिर से धोखा दिया गया है तो वो क्या करेगा। कहने के लिए वो बात वही खत्म हो गई, लेकिन इस बात ने तान्या के मन में चेतन के लिए बहुत अधिक डर पैदा कर दिया था। फिर अपने ऑफिशियल मैटर के कारण चेतन को समय से पहले अपनी छुट्टियां समाप्त करने के लिए तान्या के साथ वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब से तान्या लौटकर आई थी, वो बहुत गुमसुम और उदास रहने लगी थी। अपने ट्रिप से लौटते हुए आखिरी दिन तक तान्या ने यामिनी को दोबारा नहीं देखा। हालांकि वो कई बार उन स्थानों की तरफ घूमने गई जहां उसने यामिनी जिंदल को देखा था। अपने विला में लौटने के बाद पुरुषोत्तम अंकल और अन्य लोग उम्मीद के मुताबिक चेतन के लाए हुए नए गैजेट देखने की इच्छा से उनसे मिलने आए। तान्या का किसी से बात करने का मूड नहीं था, इसलिए उसने पुरुषोत्तम अंकल से नहीं मिलने का फैसला किया। इसके साथ ही उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी। वो जब से लौटकर आई थी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। तान्या को लगातार इस बात की चिंता हो रही थी कि क्या होगा जब यामिनी अचानक वापस आ जाएगी। फिर वो चेतन को कैसे अपनी सफाई दे पाएगी। क्या तय किया है तान्या ने अपने मन में? क्या तान्या का सच चेतन जान जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।